यहाँ तक उस दिन हमारा हो गया था डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम। आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। कंडेमनेशन प्रोसीजर क्या है, हाउ दिस कंडेमनेशन प्रोसीजर इनिशिएटिंग, ये कंडेमनेशन प्रोसीजर इनिशिएट कैसे होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक देखा कि दो तीन तरह से आपके पास चीज़ें कंडेम करने की पोजीशन में आती है। नंबर एक तो वो चीज़ खराब हो गई हो, डैमेज हो गई हो, या उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया हो। दूसरा, उसको बनाना इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है, मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इट वंस अगेन। तीसरा, अगर वो आपके यहाँ पे सरप्लस हो चुकी हो तो ऐसे स्थिति में आपको उसको कंडेमनेशन आप कर सकते हो। कंडेमनेशन के लिए किसको कितनी पावर है ये हमने देख लिया था। जैसे 15 लाख तक का कंडेमनेशन आप स्कूल लेवल पे कर सकते हो, पर उसमें एक पर है, एक बट है, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उस स्थिति में कोई भी आइटम जो उसमें सिंगल आइटम है, उस आइटम की कॉस्ट 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50,000 या उससे ज़्यादा की अगर सिंगल आइटम कॉस्टिंग है तो आपको पहले आरओ को इन्फॉर्म करके परमिशन लेनी पड़ती। आरओ गिव्स यू अ पर्सन, अ नियर बाय प्रिंसिपल आपको आरओ अपॉइंट करके देता है। उसमें जो नियर बाय प्रिंसिपल रहेगा वो नियर बाय प्रिंसिपल के साथ में डिसीजन लेकर के आपको वो वस्तु का कंडेमनेशन करना पड़ता है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर था। अब आगे देखेंगे। अब ये प्रोसीजर इनिशिएट कैसे सर होगी। हाँ जी सर, एक डाउट था। अगर पर आइटम दाम जो है वो 50,000 का नीचे है, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है 15 लाख से ज्यादा हो गया, इन स्थिति पर भी मतलब आरओ से परमिशन लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर, इस स्थिति में भी परमिशन लेना पड़ेगा। समझ लो आपके यहाँ पे 20 लाख का टोटल कंडेमनेशन हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको आरओ को पहले इन्फॉर्म करके परमिशन लेनी पड़ेगी। आरओ विल गिव्स यू परमिशन। ओके सर, थैंक यू सर। बट उनको आपको बताना जरूरी रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यस सर। द स्टॉक होल्डर कंसर्न शैल प्रिपेयर द लिस्ट इन द प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा एज पर फॉर्मेट बिलो। ये जो फॉर्मेट आपको यहाँ दिख रहा है, जो स्टॉक होल्डर है, अब जैसे म्यूजिक डिपार्टमेंट हो गया तो म्यूजिक डिपार्टमेंट निम्नलिखित प्रोफार्मा में वो बना के देंगे एंड सबमिट द सेम टू द प्रिंसिपल आफ्टर एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन। ये कब होगा एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन? अप टू 31 मार्च। एग्जैक्टली। तो 31 मार्च तक जैसे ही ये हो जाता है, आपको अप्रैल महीने में जो भी स्टॉक होल्डर है, चाहे फिर वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, चाहे फिर वो लाइब्रेरी हो गई, चाहे फिर वो म्यूजिक डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ऑल पीपल दे प्रिपेयर देयर कंडेमनेशन प्रोफार्मा। वो एक प्रोफार्मा बनाएंगे। उसमें क्या क्या आएगा, जैसे सबसे पहले आएगा डिटेल्स ऑफ आर्टिकल्स। जो भी आर्टिकल है उनके डिटेल्स आएंगे, जैसे नेम ऑफ द आर्टिकल, क्वांटिटी कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, और टोटल कॉस्ट कितनी है। अब समझ लो फॉर एग्जांपल हम एक इसकी बात करते, किसकी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे फुटबॉल है, हमको फुटबॉल डिस्पोज करने हैं। फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, 10 फुटबॉल है, क्वांटिटी 10, कॉस्ट पर यूनिट है 700 रुपये, तो टोटल कॉस्ट हो गई 7,000 रुपीज़। अब डेट ऑफ परचेस, उसको लिया कब गया था, ये सारा का सारा स्टॉक होल्डर के पास रजिस्टर में मिल जाएगा। तो डेट ऑफ परचेस, स्टॉक रजिस्टर, पेज नंबर, लाइफ स्पैन कितनी है। अब अगर फुटबॉल है, फुटबॉल कंज्यूमेबल में आता है तो उसकी लाइफ स्पैन 1 साल की है। देन डिप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है उसकी। देन जस्टिफिकेशन बाय द स्टॉक होल्डर, क्यों भाई उसको कंडम कर रहे हैं, तो पंक्चर हो गया है, फूट गया है, खराब हो गया है। एंड एट द एंड देयर आर सम रिमार्क्स। ये सब चीज़ें स्टॉक होल्डर बना के प्रिंसिपल को देगा। आप सब प्रिंसिपल बन रहे हो, वाइस प्रिंसिपल बन रहे हो, तो वाइस प्रिंसिपल भी कई जगहों पे इंचार्ज प्रिंसिपल आप जाओगे तो ये आप नहीं बनाते बैठना है, आपको ये सारा का सारा बनवा के लेना है सामने वालों से। जो भी स्टॉक होल्डर रहेगा ये प्रोफार्मा में वो बना के ला के देगा।
व्हेन ही विल ब्रिंग इट टू यू, जब वो बना के आपको लाके देगा, उसके बाद आपको डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक ये प्रोफार्मा समझ लीजिए। उसके बाद आता है द ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट SSA शैल रिव्यू एंड प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड हेड वाइज लिस्ट। अब सब डिपार्टमेंट का वो प्रोफार्मा आ गया हमारे पास। तो OS या SSA जो भी है आपके स्कूल में अवेलेबल, अगर OS नहीं है तो SSA मतलब आपका UDC, उसका हेड वाइज एक लिस्ट बनाएगा कंसोलिडेटेड एंड कंप्लीट डिटेल्स इन द अबव फॉर्मेट। वो अबव फॉर्मेट में पूरी डिटेल बनाएगा एंड पुट अप बिफोर द कंडेमनेशन कमिटी। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कंडेमनेशन कमिटी में कौन कौन होता है। प्रिंसिपल, चेयरमैन, हाँ, वाइस प्रिंसिपल, स्टॉक होल्डर, और स्टोर कीपर। स्टोर कीपर भी, स्टोर कीपर, कीपर, OS, SSA, हाँ, सेक्रेटरी मेंबर। अगर OS नहीं है तो SSA, दोनों होना जरूरी नहीं है। OS नहीं है तो SSA, स्टोर कीपर कंपलसरी है। ठीक है, तो जब सब डिपार्टमेंट की हमारे पास में उपरोक्त फॉर्मेट में लिस्ट आ जाएगी, आपका OS क्या करेगा, उसको हेड वाइज एक लिस्ट बनाएगा एंड ही पुट अप बिफोर द कंडेमनेशन कमिटी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अप्रूवल के बाद वो कंडेमनेशन कमिटी के सामने उसको रखेगा। फिर प्रोसेस स्टार्ट होती है कंडेमनेशन कमिटी की। द कंडेमनेशन कमिटी शैल एग्जामाइन द कंसोलिडेटेड हेड वाइज लिस्ट। प्रिंसिपल उसको वो जो कमिटी है, कमिटी उसको एग्जामाइन करेगी हेड वाइज and also make recommendation on each and every item proposed for condemnation after inspecting the status of item concerned with reference to the date of purchase। वो कमेटी डेट ऑफ परचेस चेक करेगी, उसकी पोजीशन देखेगी सही है कि खराब हो गया है। इट्स लाइफ स्पैन, उसकी लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कस करेगी। एंड द वैलिडिटी ऑफ प्रपोज कंडेमनेशन ऑफ आइटम, उसकी वैलिडिटी कितनी है, एंड सबमिट टू चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर अप्रूवल। और जो कमिटी का चेयरमैन है, जो कि हमारा प्रिंसिपल है, उसके पास अप्रूवल के लिए वो अपना प्रपोजल सबमिट करेगी। कंडेमनेशन कमिटी का काम क्या रहेगा, वो पूरा चेक करना, उसका लाइफ स्पैन देखना, कब परचेस किया गया था वो देखना। नहीं तो कई स्कूलों में चल रहा है, बाबा आदम के ज़माने के कंप्यूटर अभी भी पड़े हैं, बेचारा स्टॉक इंचार्ज परेशान है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल के पास में कमेटी लाए, फटाफट अप्रूवल ले, क्योंकि एसीज भी कहते हैं कि भाई आपके स्कूल से कचरा कम करो। तो यहाँ तक क्लियर? हाँ मैडम। सर, ये कंडेमनेशन कमेटी में कौन कौन होते हैं, फिर से बताइएगा। मैडम, इसमें प्रिंसिपल होते हैं, चेयरमैन, OS होता है, उसके बाद में एक स्टॉक होल्डर होता है जो भी स्टॉक होल्डिंग है, उसके अलावा आपका स्टोर कीपर रहेगा और वाइस प्रिंसिपल रहेंगे। ओके, थैंक यू। 5 से 6 लोगों की कमेटी होती है जनरली। ठीक है, यहाँ तक? हाँ। अब फॉर्मेट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द कंडेमनेशन कमेटी, अब टेबल B बनेगा। ये फॉर्मेट कैसा है, रिकमेंडेशन कमेटी का फॉर्मेट भी है, वो क्या है वो देख लो। वो इस तरीके से है, डिटेल्स ऑफ आर्टिकल, नेम ऑफ द आर्टिकल, क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, डेट ऑफ परचेस, स्टॉक रजिस्टर पेज नंबर, लाइफ स्पैन, डिप्रिशिएटेड वैल्यू, जस्टिफिकेशन, कंडेमनेशन फॉर कंडेमनेशन बाय द स्टॉक होल्डर, कि भाई कंडेम क्यों करना चाहता है स्टॉक होल्डर, उसका जस्टिफिकेशन, और रिकमेंडेशन ऑफ द कंडेमनेशन कमेटी। पुराने में और इसमें एक फ़र्क है, इसमें आखिरी का कॉलम ऐड हो गया, रिकमेंडेशन ऑफ द कंडेमनेशन कमेटी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट में आपको टेबल B बनाना पड़ेगा अगर आप कंडेमनेशन कमेटी के मेंबर हो तो। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। द आर्टिकल्स विच कैन बी कंडेम एट द लेवल ऑफ JNV लेवल पे जो आर्टिकल कंडेम होते हैं, may be decided and proposal for the rest which requires the approval from regional office may be forwarded to the regional office।
विथ कंप्लीट डिटेल्स। आप जेएनवी लेवल पे कंडेम तो कर रहे हो, पर लगता है आपको कि भाई इसमें ज़रूरत है आरओ को बताने की, द आर्टिकल्स विच कैन बी कंडेम्ड एट द लेवल ऑफ जेएनवी मे बी डिसाइडेड and the proposal for the rest which requires the approval from regional office may be forwarded to the RO with complete details and recommendations after verification as per prescribed format without any ambiguous information in the proposal। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन भेजोगे वो प्रॉपर भेजना है, उसमें कुछ छुपाना नहीं है, गोलमाल नहीं करना है। आरओ को आपको भेज देना है कि भाई रिकमेंडेशन जो हमारी कंडेमनेशन कमेटी हमने बनाई थी उसका ये रिकमेंडेशन है, ये चीज़ है जो आज के तारीख में बनाना मुश्किल है। ये हमने उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका सर्टिफिकेट ला लिया। अगर मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट नहीं ला पाते हो तो लोकल में कोई भी आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह या टेक्निकल हेड का सर्टिफिकेट ला लो या सर्विस सेंटर का सर्टिफिकेट ला लो और उसको ऐड कर दो विदाउट एनी एम्बिगियस इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी गोलमाल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। आरओ विल टेक डिसीजन विद इन 15 days, ये इंपॉर्टेंट है। आरओ इस पे 15 दिन में डिसीजन लेगा ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम अ जेएनवी। जेएनवी से जैसे ही प्रपोजल आरओ को मिला, आरओ का काम रहेगा 15 दिन में उस पर डिसीजन ले। समर वैकेशन में किए जाने वाले कामों में महत्वपूर्ण काम ये है कि कंडेमनेशन अगर आप नहीं करोगे तो नया सामान आते रहेगा, पुराने डिपार्टमेंट के जो सामान बेचारे संभाल रहे हो परेशान हो जाएंगे। ऑल हेड शुड, वो उनको ऐसा लगेगा कि भाई डिपार्टमेंट लिया ही क्यों मैंने। मतलब कई जगह तो ये स्थितियां हैं, जो स्टॉक रजिस्टर है आज से 30 साल पुराना स्टॉक रजिस्टर है, जिसके पन्ने पन्ने ऐसे मोड़ो तो टूट जाते, वो बेचारा परेशान है, 30 साल से कंडमनेशन ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हो तो प्रॉपर टाइम टू टाइम इसको करते रहना है। तो इसके लिए प्रॉपर प्रपोजल आपको भेज देना पड़ेगा अप्रूवल के लिए आरओ को। नेक्स्ट, अब फॉर्मेट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द आरओ ऑफिस। आरओ ऑफिस का फॉर्मेट क्या रहेगा? ये टेबल सी, टेबल ए कौन सा था? स्टॉक होल्डर ने बनाया हुआ। टेबल बी कौन सा था? जो कौन बनाएगा? ओएस। टेबल बी बनाएगा ओएस। और अब ये टेबल सी ये बनेगा आरओ लेवल पे। फॉर्मेट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द रीजनल ऑफिस, टेबल सी। इसमें अब क्या क्या रहेगा? इसमें भी लगभग सेम है। डिटेल्स ऑफ आर्टिकल, नेम ऑफ द आर्टिकल, क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ यूनिट, टोटल कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज, स्टॉक रजिस्टर पेज नंबर, लाइफ स्पैन, डिप्रिशिएटेड वैल्यू, रीजन ऑफ एंड जस्टिफिकेशन, कंडेमनेशन बाय द स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर क्यों उसको कंडेम करवाना चाहता है, रीजन्स फॉर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम रीजनल ऑफिस। आरओ की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको, रिकमेंडेशंस क्यों लेने हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है आरओ की? आरओ की ज़रूरत कब पड़ेगी? 15 लाख से अबव। एक तो 15 लाख से अबाउ टोटल कॉस्ट होगी तब, या आइटम पर यूनिट शुड बी आर्टिकल की कॉस्ट 50,000 से ऊपर। करेक्ट। अगर आर्टिकल की पर आर्टिकल की कॉस्ट 15,000 से 50,000 से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, तो उस स्थिति में भी आपको आरओ के अप्रूवल की ज़रूरत है। तो उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई हमको ये जो कंप्यूटर डिस्पोज करवाना है, कंडेम करवाना है, इसकी कॉस्टिंग 52,000 रुपये करके हम आपकी परमिशन ले रहे हैं, नहीं तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The internal audit during its inspection shall also verify that the procedure followed at Vidyalaya level was in conformity with these guidelines. Lapses, if any, shall be dealt strictly. और जब विद्यालय का इंटरनल ऑडिट होगा तो ये सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली देखेंगे, और अगर मालूम पड़ा कि आपने कोई इसमें रूल्स फॉलो नहीं किए, कुछ रूल्स को लैप्स कर दिया, तो आप पे एक्शन स्ट्रिक्टली ली जाएगी। आप पे मतलब एज अ प्रिंसिपल या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल चेयरमैन है तो ही इज़ होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। तो इंटरनल ऑडिट के दौरान पैरास बनाएंगे फिर, नहीं तो इसलिए प्रॉपर प्रोसीजर से ही करना है। ठीक है। देन द आर्टिकल्स डिसाइडेड फॉर कंडेमनेशन मे बी ऑक्शन टू डीलर्स और डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर इश्यू ऑफ द स्पेसिफिक सैंक्शन ऑर्डर बाय द प्रिंसिपल। GFR 2017 रूल नंबर 217 to 222।
217 से 222 तक के जीएफआर के रूल है। आर्टिकल डिसाइड होने के बाद मे बी ऑक्शन टू डीलर्स, एक तो डीलर्स को ऑक्शन करवा दो आप, या उसको डिस्पोज करवा दो। कोई भी जो लेना चाहता है उसके 3 कोटेशन मंगवा लो, या बोरी लगवा सकते हो, महंगे आइटम है तो उसका ऑक्शन करवाओ। अगर ऑक्शन नहीं हो पा रहा है तो 3 लोगों से कोटेशन मंगवाओ और डिस्पोज कराओ। एंड द वैल्यू सो रिकवर्ड टू बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिसिप्ट। सर यहाँ डिस्पोज का क्या मीनिंग है? डिस्पोज करना मतलब खत्म कर देना, नष्ट कर देना। अब नष्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको भंगार वाले को बेच दो, भंगार वाला भी नहीं ले जाना चाहता है तो फुकट में दे दो। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई नहीं ले रहा है तो उसको डिलीट करो और उसको आग लगा दो एक कोने में ले जा करके। अब जैसे कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर्स थे पुराने, कई लोगों ने उसको लेना भी नहीं चाहा तो उसका क्या करेंगे भाई, स्कूल में कचरा ही जमा हो रहा है। तो फिर नियर बाय स्कूल को डोनेट किए गए, तो नियर बाय स्कूल वाले बोले हमको ये नहीं चाहिए, हमारे पास तो इससे भी अच्छे हैं। तो फिर उनसे सिर्फ एक सर्टिफिकेट ले लिया गया और उसको किलो के भाव में गिनवा दिया गया। ठीक है, एंड द वैल्यू सो रिकवर्ड, और इससे जो भी पैसा आएगा टू बी क्रेडिटेड, कहाँ क्रेडिट होगा ये महत्वपूर्ण है, कैपिटल रिसिप्ट फॉर नॉन कंज्यूमेबल आइटम इन द रिस्पेक्टिव हेड ऑफ अकाउंट। ये जो अकाउंट का हेड है कैपिटल रिसिप्ट वाला, विद्यालय के कैपिटल रिसिप्ट वाले हेड में ये पैसा जाएगा नॉन कंज्यूमेबल आइटम के इसमें। अब समझ लो, पहले सुन लीजिए। अब विद्यालय में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर का आपको सेलिंग का भी टेंडर होता है। जो सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग देगा उसको आप दे सकते हैं। हाँ फिरोज सर बोलिए। सर कोई आइटम जो है, हेलो, एक साथ एक जना बोलिए। हाँ पहले फिरोज सर बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे क्या नाम है, कंडमनेशन के समय कोई आइटम जो है कोई एम्प्लॉय में से कोई लेना चाहे तो क्या दे सकते हैं उसे? सर डायरेक्ट नहीं ले सकता, अगर ऑक्शन हुआ है तो जिसने ऑक्शन लिया आप उससे ले लो, मिल जाएगा आपको। ऑक्शन में क्या एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर सकता है? सर ऑक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना एम्प्लॉय, सर अगर ऑक्शन सेम डिपार्टमेंट का तो। सर वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी को खड़ा करवा सकता है, वो अपने पे डिपेंड करता है सर। वैसे तो विद्यालय लेवल पे भी आप फिर ऑक्शन न करवाते हुए 3 कोटेशन मंगवा लो और जिसका लोएस्ट हाईएस्ट कोटेशन रहेगा उसको दे दो। तो आप वो कोटेशन, कुछ चीजें सर CSR रूल होती है, कॉमन सेंस का रूल होती है, उसमें आ जाती है वो। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें जैसे कई बार ये भी होता है, जैसे आपने बताया कि कई चीजें जैसे कोई ले ही नहीं रहा और उसको हम स्टाफ में तो कोई देखता बोले चलो हमारे छोटे मोटे काम में आ जाएगी, जब हम बाहर लेंगे तो फ्री में मिल रही है तो ले लेते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या दे सकते हैं? फिरोज सर पहली बात तो स्कूल से लेना नहीं कभी, ठीक है, उसके मायने अलग निकलते हैं। भले ही आपको कॉस्टिंग देके भी आप लोगे तो एक आधे साथी का कमेंट आएगा कि भाई आपने चुरा के ले गया। इससे बजाय मार्केट में महंगा खरीद के लाओ पर मार्केट से लाओ। अगर आपके पास में जो छोटी स्कूलों में रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, डेली यूज़ आइटम के अगर आप इंचार्ज हो तो डेली यूज़ में जो साबन आता ना वो साबन घर में कभी यूज़ मत करो, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमेंट देगा कि ये साबन चुरा के लेके जाते हैं। भले किसी ने देखा नहीं रहेगा पर ये बातें आती है, इसलिए कभी स्कूल से डील नहीं करना ये मामले में। ये कॉमन सेंस का मेरा रूल है। हाँ महेंद्र सर बोलिए जल्दी। हाँ सर, ये था मामला कि ऑक्शन के बाद जो अमाउंट आता है तो उसे किस हेड में जो है रिकॉर्ड में रखेंगे? सर उसको कैपिटल रिसिप्ट नॉन कंज्यूमेबल आइटम का एक हेड होता है, आपके UDC को पता होता है, उसमें वो डालेगा सर उसको। ये क्या है सर, कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जैसे थोड़ा इसके बारे में कुछ। सर स्कूल में 2 तरह के अकाउंट्स पैसा है सर, वो सर 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक में सिर्फ पैसा अंदर जाता है, उसमें से निकाल नहीं सकते, ठीक है जी। तो ये कैपिटल रिसिप्ट वाला जो हेड होता है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स का, ये उसमें वो पैसा चला जाएगा, उसका CO स्टॉल कटेगा, एक रिसिप्ट बनेगी और उसको रिसिप्ट दी जाएगी, ठीक है। CO 12 कहते हैं जिसको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ द JNV while auctioning the unserviceable non-consumable article
नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, जो कि अनसर्विसेबल है, शैल फिक्स रिजर्व प्राइस और स्क्रैप वैल्यू ऑफ सच नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। विद्यालय लेवल पे प्रिंसिपल ऑक्शन जब करवाए तो उसकी एक रिजर्व प्राइस रखेगा, नहीं तो दोनों तीनों ऑक्शन वाले एक साथ खड़े हो जाएंगे और बोल देंगे सर हमको तो ज़्यादा नहीं सर, अब आपका जेनसेट बेचने का है जिसकी आपके हिसाब से वैल्यू 30,000 रुपये आनी चाहिए। उन्होंने दोनों तीनों मिल गए, दोनों ने कहा कि नहीं सर हम तो इसके 15,000, 10,000, 5,000 ही दे सकते, तो नहीं चलेगा। तो विद्यालय शाल फिक्स रिजर्व प्राइस या स्क्रैप वैल्यू, अगर उसको भंगार में भी बेचे तो किलो के भाव में उसकी क्या वैल्यू निकलती है वो वैल्यू विद्यालय उसको रख सकता है। एंड द आर्टिकल बी डिस्पोज ऑफ टू द हाइएस्ट बिडर एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन रूल 217 to 221 ऑफ GFR 2017। उसमें जो हाईएस्ट बीडर रहेगा, जो सबसे ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, हम उसको वो आर्टिकल दे देंगे। कब देंगे? जब वो हमको हाईएस्ट बीडिंग करेगा, हमने जो प्राइस डिसाइड की थी उससे ऊपर देने को तैयार है। जैसे मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। विद्यालय में न्यूज़पेपर की रद्दी बहुत सारी जमा हो गई थी। पिछले साल जिस बंदे ने रद्दी खरीदी थी वो 3 लोग मिलकर के इस बार उन्होंने कहा कि सर 5 रुपए किलो ही रद्दी चल रही है, हम उससे ऊपर ले ही नहीं सकते। और मैं मेरे पुराने विद्यालय में 18 रुपए किलो दे के आया था। मैंने उनसे कहा कि भाई 5 रुपए किलो तो रद्दी है नहीं। तो हमने मार्केट सर्वे किया, मैं खुद एज अ वाइस प्रिंसिपल गया था, मैंने 12 रुपए किलो से वही रद्दी यहाँ पे दी। वो तीनों मिल गए थे 5 रुपए किलो के ऊपर देंगे नहीं, तो उन्होंने स्क्रैप वैल्यू से भी कम निकाला था। तो GFR कहता है कि ऐसे स्थिति में हाईएस्ट बीडर को आप दे दो, जो 12 रुपए वाला था हमने उसको रद्दी दे दी। तो कई बार ये स्थितियाँ विद्यालय में आएंगी। कुछ लोग अपना सेटिंग लगा के रखते हैं, विद्यालय का स्क्रैप होता है जो कि लाखों का हो सकता है टाइम पड़ने पे। तो ऐसे स्थिति में एज अ प्रिंसिपल आपका काम है कि इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट। हाँ मैडम। नेट वैल्यू का भी कुछ फिक्स है क्या, इतना % आना ही चाहिए? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसे सुनिए, उस टाइम पे आज से 20 साल पहले जो कंप्यूटर आए थे तब उनकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी। आज वो कंप्यूटर की वैल्यू 2,000 रुपये भी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि 1 लाख के नेट वैल्यू के 10% आने चाहिए, तो मैडम उसको किलो से बेचो तो 300 रुपये आते हैं। एक कंप्यूटर जो पुराना डब्बा था ना, पुराना 50 रुपए किलो से लिया था उसने, 6 किलो का भरा था वो। तो ऐसा नहीं है कि उसका नेट वैल्यू का 10% रिसीव नहीं 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 नहीं, वो खत्म हो जाता है एक लेवल के बाद। ठीक। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ RO or after passing condemnation write-off of article by the principal, as the case may be, the Vidyalaya shall make appropriate entry in the stock register indication therein the respective reference number of sanction order with date for writing of the article from stock and asset register। जो स्टॉक होल्डर के पास एसेट रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है, ये सारी प्रोसेस के बाद कंडेमनेशन क्यों हुआ, उसका ऑर्डर कब है, ऑर्डर का डेट नंबर, ऑर्डर नंबर, वो रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। और वो आइटम को राइट ऑफ कर दिया गया है ये सामने कमेंट में लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद वहाँ पे प्रिंसिपल की साइन लेगा कंसर्न स्टॉक होल्डर, नीचे में स्टैंप लगाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम कंडेमनेशन कर तो लेते हैं, वो स्टॉक रजिस्टर में से वो आइटम काटते ही नहीं है, राइट ऑफ ही नहीं होता है, तो स्टॉक रजिस्टर वाला जो भी है वो मर जाएगा। क्योंकि जब उसको जाना रहेगा ट्रांसफ़र पे तब फिर जल्दी जल्दी होती है, तो जो जल्दी मचाते हैं ना फिर उस टाइम पे हो जाती है तकलीफ कि भाई कहाँ से दें, सामान तो दिख नहीं रहा, उसको याद नहीं रहता कि उससे पहले वाले ने इसको राइट ऑफ करके गया था। तो जब भी किसी को चार्ज दो तो आइटम गिन के दो, और जब भी किसी से चार्ज लो तो आइटम गिन के लो। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द आर्टिकल्स एज कंडेम्ड and getting approval of the condemnation committee, approval of envious regional office, the Vidyalaya may immediately start the process for their disposal as per the procedure stated in para 6 and 7। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है फटाफट आपने प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है। Wherever the items are found unserviceable due to negligence, fraud, mischief or missing, the responsibility may be fixed on the part of the concerned government servant, stockholder
यूजर एनी अदर। अब जैसे स्टॉक होल्डर अलग है, यूजर अलग है और एनी अदर अलग है। अब स्टॉक होल्डर कौन हो गया? अब जैसे समझ लो विद्यालय में बहुत सारे टीवी आए थे, स्मार्ट टीवी आए, और स्टॉक होल्डर है म्यूजिक का, सीसीए डिपार्टमेंट के म्यूजिक के कोई टीचर हैं, उन्होंने उसको इशू करके दिया XYZ को, उसके यहाँ पे वो टीवी खराब हो गया, या वो मेस को दिया था एक कैबिन में दिया था, प्रिंसिपल कैबिन में, तो जहाँ वो खराब हुआ यूजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अगर वो चोरी जाता है निग्लिजेंस के वजह से, फ्रॉड के वजह से, मिसचिप मतलब बदमाशी के वजह से, या मिसिंग हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में स्टॉक होल्डर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थ्रू ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी। तब उस टाइम पे एक कमिटी बनेगी, जो हमने इसके पहले भी देखा था, हेडेड बाय क्लस्टर इंचार्ज एसी, जिसका हेड कौन रहेगा? क्लस्टर इंचार्ज एसी। और उस स्थिति में अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग विल बी इनिशिएटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अप्रोप्रिएट प्रोसीजर को हेड करेगी, रिजल्टिंग इनटू पेनाल्टी, रिकवरी और बोथ इफ रिक्वायर्ड। उससे पेनाल्टी भी ली जा सकती है, रिकवरी भी की जा सकती है, दोनों भी किया जा सकता है। कब? अगर उसको दी हुई सामान या वस्तु कुछ खराब हो गया। अब जैसे कई विद्यालयों में LDC को जो डाटा आया था, वो डाटा सबमिट जमा रखने के लिए ये लेके दिया गया था, क्या कहते हैं उसको, हार्ड डिस्क लेके दी गई थी। तो दोस्तों वो हार्ड डिस्क कई LDC के हाथ से खराब हो गई, किसी के हाथ से गायब हो गई, गम गई, तो वो हार्ड डिस्क का जो भी पैसा है वो उससे भरवा लिया गया, जो कि कंपलसरी है। अब विद्यालय का कैमरा होता है कि नहीं? अभी नाउअडेज सभी विद्यालयों में ऐसा कैमरा लिया गया कि जिसमें वीडियो भी बन पाए, फोटोज भी निकल पाए, बरोबर है? तो वो कैमरा DSLR कैमरा, हाँ DSSLR जो है कैमरा, वो लिया गया। अब वो कैमरा जनरली आर्ट टीचर के पास होता है। आर्ट टीचर कई बार क्या करते हैं, अपने एक आधे स्टूडेंट के हाथ में पकड़ा देते हैं। अब इमेजिन करके देखिए, वो बच्चे से वो गिर गया, तो उसका स्टॉक होल्डर तो आर्ट टीचर है। अब वो बच्चे से गिर गया, टूट गया, तकरीबन 2.5 लाख 2 लाख का कैमरा आता है, वो 1.5-2 लाख का अच्छा कैमरा आता है, तो वो कौन रिकवरी भरेगा? तो वो रिकवरी भरते हैं, वो रिकवरी भरी जाती है किसके द्वारा? स्टॉक होल्डर के द्वारा। नेक्स्ट आता है, एक मेरा सवाल है, जैसे अब समिति के पास कमरे तो है नहीं, क्लासें लगा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि जी लैब में क्लास लगेगी। अब लैब में तो सर कोई ध्यान नहीं रख सकता ना स्टॉक होल्डर, क्योंकि हर टीचर जाता है, तो बच्चे वहां पे मिसचीफ से सामान ले जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टॉक होल्डर की है समिति के हिसाब से, जबकि उसमें टीचर की तो केयरलेसनेस भी नहीं है ना सर वैसे, नहीं तो क्योंकि जगह तो है नहीं उनके पास सामान रखने को। बाय रूल तो रिस्पॉन्सिबल स्टॉक होल्डर ही है, ठीक है? अब वो किसके पीरियड में गया चोरी, वो देखना भी काम होता है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूटेड एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है ना, तो प्राइमा फेसी चेक करते हैं। बच्चे जाएंगे, कब कौन ले गया सर, कैसे पता लगे? वो तो स्टॉक होल्डर को भी तब पता लगे जब वो काउंटिंग करेगा सामान की। तो और हमारे ऑफिसर आते हैं, वो कहते हैं सारा सामान डिस्प्ले पे लगा के रखो। सर वो बात अलग हो गई, पर उस स्थिति में स्टॉक होल्डर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जो अभी इससे पहले जो आपने बोला, मतलब अभी जो पहला पॉइंट था कि कोई भी आर्टिकल अगर मिसचिप होता है या फिर कोई अनसर्विसेबल होता है, तो उसका कुछ वैल्यू है क्या? मतलब इसके अंदर अगर होगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब वो वैल्यू पैसा भरा जाएगा, इसके ऊपर होगा हाँ, और कमिटी बिठाई जाएगी। गजानन सर, अगर वो आर्टिकल बहुत पुराना है तो उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू निकाला जाता है, और वो भी जो भी पैसा निकलेगा डिसाइड होगा वो उससे भरवा लिया जाता है। मुझे लगता है सर 10,000 कुछ तो वैल्यू है उसका, 10,000 के अंदर होगा तो भरा दिया जाता है, और ऊपर होगा तो उसके ऊपर कमेटी बिठाई जाती है। सर वो अभी आगे देखेंगे ना, है ना सर, वो भी है, आगे है। ओके सर, ठीक। सर ये डेप्रिसिएशन कितना होता है, इसका कोई फिक्स फार्मूला है क्या? वो मुझे भी नहीं फार्मूला पता, पर वो होता है एक फार्मूला, ठीक है? चले आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, द विद्यालय। लॉकडाउन में मैथ लैब में ना एक बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, बहुत बड़े साइज का, वो स्टाफ रूम में रखा था।
लॉकडाउन के टाइम पे वो गायब हो गया है, अब वो कहीं आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, कहीं नहीं मिल रहा। पर्सनल इंक्वायरी कीजिएगा ना प्लीज, सर की बात सुने तो टाइम बहुत निकल जाता है ऐसे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विद्यालय शैल मार्क और इनग्रेव द ईयर ऑफ परचेस, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी विद्यालय में कोई भी चीज ली जाए तो उस पे सामान पे मार्किंग किया जाता है। मार्क और इनग्रेव द ईयर ऑफ परचेस रेफरेंस नंबर ऑन ईच एंड एवरी नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल। आप अलमीरा ले रहे हो तो उस पर लिखो, बेंच ले रहे हो तो उस पर लिखो। परचेस इन द विद्यालय, जो भी सामान खरीदा है विद्यालय में उस पर मार्किंग करो कि कौन से साल में लिया गया, कौन से फंड में लिया गया। दिस इज टू बी वेरीफाइड विद द रेफरेंस टू द एंट्री नीड इन द स्टॉक रजिस्टर एट द टाइम ऑफ कंडेमनेशन। तब वो एंट्री के लिए काम में आएगा कंडेमनेशन के टाइम पे। देन नॉट विथस्टैंडिंग द रूल्स फॉर कंडेमनेशन एज अबाउ, the maintenance and verification of property, stock, stores of Vidyalaya shall be taken in accordance with provision contained under GFR rule and the instructions of Samiti issued in the regard from time to time। तो ये जो भी स्टॉक वेरिफिकेशन है, मेंटेनेंस है रिकॉर्ड का, प्रॉपर्टी का, स्टॉक का, स्टोर का, ये जो भी हमारे समिति के रूल्स है उसके हिसाब से टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप क्या करते हो, हर साल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाते ही नहीं, कागजों पे ही चल रहा है। वैसे नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल्स, आप सभी लोग प्रिंसिपल बनोगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। कई बार टीचर्स मार्च महीने में सर अभी रिजल्ट बनाना है सर, अभी बिजी है ना सर, अभी नहीं कर सकते सर, ये बोल के टांग खींचते नहीं करेंगे बोलेंगे। उनसे करवा के लेना है, ये आपका काम है, कंपलसरी है। तो जो भी समिति के इंस्ट्रक्शन आते हैं फॉलो इट प्रॉपरली एंड इशू दिस रिगार्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको टाइम टू टाइम जो भी इश्यूज हुए हैं आपके लेटर्स उसको फॉलो करिए। देन आफ्टर कंडेमनेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ द आर्टिकल विद ड्यू अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, it may be ensured that this article be written off immediately by making necessary entries in the stock or asset register, duly indicating the reference number of sanction order with date and showing its ground balance may be reflected accordingly। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल गया, आपने कंडम करवा दिया, उसको इमीडिएटली राइट ऑफ करवाइए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। और वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए स्टॉक रजिस्टर में कि आइटम कट जाने के बाद अब कितने आइटम बचे हैं। अब समझ लो 120 फुटबॉल थे, आपने 50 का राइट ऑफ करवा दिया, 50 कंडम करवा दिए, तो अब आपके पास में कितने बचे, कितने कंडम हुए, कब हुए, ऑर्डर नंबर क्या था, सैंक्शन डेट क्या थी, वो सब उसमें आएगा और बाजू में लिखा रहेगा कि इतने फुटबॉल अभी बैलेंस में है। देन फाइनली while preparing the annual accounts, the Vidyalaya shall make necessary entries in the appropriate schedules of annual account balance। एनुअल अकाउंट का जो भी प्रॉपर शेड्यूल्स होते हैं उसमें प्रॉपर एंट्रीज करें फॉर राइटिंग ऑफ द बुक्ड वैल्यू, कितने में उसको बुक किया गया, कितने में बेचा गया, एंड डिप्रिशिएटेड वैल्यू कितने का था, कितने में बेचा, ऑफ नॉन कंज्यूमेबल एसेट क्लियरली इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कितने का आइटम था, कितने में बेचा गया, डिप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी थी, एंड इन द कंसर्न हेड ऑफ अकाउंट, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग हेड ऑफ अकाउंट होता है, वो जिस हेड में जाएगा उस हेड में प्रॉपर उसकी एंट्री आपका यूडीसी कर देगा, उसको देना पड़ेगा आपको। ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ गौर सर बोलिए। सर जैसे लैब का कोई आइटम है, उसका टोटल लाइफ स्पेन 2 इयर्स है, तो 2 इयर्स बाद भले ही वो नॉन कंज्यूमेबल हो, उसको हटा सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं सर? हाँ सर हटा सकते हैं, पर अगर जरूरी नहीं है, अच्छा है तो रहने दो। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ इसका। हाँ यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, माइक बंद कर दीजिए। बाकी कई बार क्या होता है, आपके पास में आज से 4 साल पहले चेयर्स ली गई है विद्यालय में, ठीक है, वो चेयर आपने ला करके स्टॉक आपका जो स्टोर कीपर है उसने नई की नई चेयर लाई और स्टोर के एक किनारे में खड़ी कर दी, उसकी पन्नी तक हटाई नहीं। 4 साल समझ लो स्टोर, वो चेयर की वैल्यू 5 साल है फॉर एग्जांपल, 5 साल बाद वो चेयर उसने ऑक्शन करने निकाल दी। जब भाई ली गई थी तब 600 रुपये की थी, ऑक्शन में वो 100 रुपये की बिकी। आपने एक दिन भी वो चेयर यूज़ नहीं की, उस पर पन्नी भी नहीं हटी है,
नहीं कि नहीं चेयर बेच दोगे क्या? यहां पे दोस्तों CSR का रूल बनाओ, अपना कॉमन सेंस का रूल यूज करो। रूल तो कहता है सर कमेटी भी तो वेरीफाई नहीं करेगी ना, फिर बोलेगी कि हाँ ये मैडम कमेटी में भी होते कौन है? अपने ही लोग हैं। अगर बोल दिया कि भाई चलो कंडेम कर देंगे तो कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रिंसिपल हो, आप प्रिंसिपल बन रहे हो तो आपको कॉमन सेंस का रूल यूज करना पड़ेगा कि भाई सही में वो चीज़ अच्छी है पड़ी, न्यू ब्रांड है, पैकिंग भी नहीं हटा है उसका, आप उसको 100 रुपये के भाव से 600 की चेयर बेच दे रहे हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सर अब ये बताइए, वो जो व्हाइट बोर्ड लॉकडाउन के टाइम में गायब हो गया, अब उसके लिए क्या प्रोसेस लगेगा? बस कुछ नहीं, आप उसको रिकवरी भरना है आपको। ठीक है। अगर आपने उस वक्त उसकी मिसिंग रिपोर्ट की होती तो चौकीदार उसके लिए जिम्मेदार होता और चौकीदार से रिकवरी होती। मैंने एप्लीकेशन दी है प्रिंसिपल को उसी बस समय फिर आते लॉकडाउन के जस्ट वो एप्लीकेशन में आप मेंशन कर दो जो उस दौरान विद्यालय में लेते थे वो भर के देंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सर, ये राइट ऑफ में और कंडमनेशन में क्या डिफरेंस है? मैडम, कंडमनेशन होने के बाद में आर्टिकल को रजिस्टर में से हटाना वो कहलाता है राइट ऑफ। ओके, थैंक यू। A copy containing the approval of competent authority for condemnation of article should also be added with the sanction order conveying therein the approval for writing of the articles, and a copy for the same may also be enclosed with annual accounts of GNV concern। जिससे आपको ऑर्डर मिले थे वो ऑर्डर नंबर, सैंक्शन ऑर्डर नंबर या उसकी एक कॉपी वो हेड को भी दे दो जिस हेड का आपने सामान हटाया है, और एनुअल अकाउंट के साथ भी वो कॉपी जोड़ देनी है ऑर्डर नंबर की। देन AC cluster in charge shall also check the entire condemnation process during his or her visit to the विद्यालय। जब पैनल में AC सर आएंगे तो उनका भी काम है कि उन्होंने ये कंडेमनेशन प्रोसेस को, आर्टिकल को जो भी हुआ है, रजिस्टर मंगवा के एक बार ओवरलुक कर लेना है। एंड मे प्रोवाइड डायरेक्शन इन एरियाज ऑफ कंसर्न, जहाँ लगता है कि भी डायरेक्शन की ज़रूरत है उन्होंने उसमें डायरेक्शंस भी देने हैं। क्लियर है? आगे अब ये स्टूडेंट को जो हम आइटम्स देते हैं वो डिस्पोजल कैसे होते हैं? डिस्पोजल ऑफ आइटम्स इशूड टू स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट को आइटम डिस्पोज होते हैं, कौन कौन से? जैसे द आइटम इशूड टू स्टूडेंट ऑल यूनिफॉर्म आइटम्स इंक्लूडिंग पुलोवर, ब्लेजर, शूज। पुलोवर है, ब्लेजर है, शूज है, बेडशीट्स है, टॉवेल है, स्कूल बैग है, पिलो कवर, स्टेशनरी आइटम, टेक्स्ट बुक्स as per their entitlement should not be taken back from the student even after expiry of lifespan of the article। ऊपर जो आर्टिकल के नाम मैंने बताएं, बच्चे का पुलोवर है, ब्लेजर है, शूज़ है, बेडशीट है, टॉवेल है, स्कूल बैग है, पिलो कवर है, स्टेशनरी आइटम है और टेक्स्ट बुक्स है, ये आपको वापस नहीं लेना है। ठीक है? However, textbooks may be collected back for a brief period only in case of delay in arrival of textbooks for new session। आप टेक्स्ट बुक कलेक्ट कर सकते हो कब? जब आपको लगता है कि भाई अगले साल की टेक्स्ट बुक आने में थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप जमा करवा लो। As soon as the textbooks are made available for new session, the collected books may be returned to the student। तो जो कलेक्टेड बुक्स है आप स्टूडेंट को वापस कर दो। इन नो केस टेक्स्ट बुक्स बी ऑक्शन, किसी भी सूरत में टेक्स्ट बुक को ऑक्शन नहीं करना है, बेचना भी नहीं है। बाय द GNVs टू जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी सूरत में टेक्स्ट बुक्स बेचने नहीं हैं। ठीक है? आगे सर, लेकिन स्कूल्स में तो वापस नहीं देते बच्चों को, कहाँ देते हैं नवोदय में? मैडम देते हैं ना, नहीं देते हो अपने पास रख लेते। मैडम फिर से यहाँ पे CSR रूल आता है। मैडम जब आप टेबल के उस पार जब आप प्रिंसिपल बन जाओगे तब आपको कुछ ऐसे खर्चे मालूम पड़ेंगे कि जो आप कहीं से पूरे नहीं कर सकते हो। ठीक है? वो इसलिए ले लेते हैं कि अगर मान लो बुक नहीं आने में टाइम है, डिले हो रहा है, तो उन बुक्स को दे दिया जाए और बच्चे पढ़ाई करते रहे, और जैसे नई बुक आती है फिर दे देते हैं बच्चों को, फिर वापस कर देते हैं। सर नहीं भी करे
तो बुक्स रहती है और उसको ऑक्शन भी किया नहीं जाता, वो इनडायरेक्टली कहीं से न कहीं से बेच दी जाती है, बिना ऑक्शन के बेच दी जाती है, एडजस्टमेंट के तौर पे बेच दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि विवियन से एक आधे बच्चे को फीस लग रही है, 7,200 रुपये फीस भी भरने की उसकी पोजीशन नहीं है ना ना तो ऐसे स्थिति में वो फीस सब पे सीटिंग में यूज कर सकते हैं। हाँ वो सर, वो मैं फिर से कह रहा हूँ, दैट इज देयर डिपेंड द CSR रूल आपका, ठीक है। आगे देखेंगे, मैट्रेसेस, ब्लैंकेट, पिलोज, मॉस्किटो नेट्स में बी कलेक्टेड बैक फ्रॉम स्टूडेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन फिक्स फॉर दिस आर्टिकल। ये मैट्रेस है, ब्लैंकेट है, इनके लिए एक लाइफ स्पैन है, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। दिस आइटम इधर टू बी रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी रीयूज or disposed of as per these guidelines. In the same academic session, these items are collected to pile up and rot. अगर जो आइटम की लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है वो जमा कर लो, अगर वो रिपेयर हो सकते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं तो उसको रीयूज़ करवाओ। जैसे मैट्रेसेस है, अगर आपके पास में कपास की मतलब रुई की गद्दी है तो उसको फिर से भरवा के मंगा सकते हैं। अगर वो क्वायर वाला मैट्रेस है तो उसका कवर चेंज करवा सकते हैं। मॉस्किटो नेट्स वगैरह रीयूज़ हो जाती है तो ये कर सकते हैं। अब डायरेक्ट डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम का डायरेक्ट डिस्पोजल कैसे होता है? कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाया फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट बॉल, शटलकॉक, अदर सच आइटम शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एज सुन एज बिकम अनयूजेबल। वो जैसे ही अनयूजेबल होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, अनरिपेयरेबल हो जाते तो भी। मे बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल, कंसर्न स्टॉक होल्डर और प्रिंसिपल मिलकर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा परमिशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम है। अभी तक हमने जो देखा वो नॉन कंज्यूमेबल आइटम के बारे में था, ठीक है। साथ ही साथ अब नर्सिंग से हमारे नर्स डिपार्टमेंट का आ गया। एक्सपायर मेडिसिन है, हैजार्डस सब्सटेंसेस, वेस्ट नॉट फिट फॉर फर्दर यूज में बी डिस्पोज्ड ऑफ। कोई हैजार्डस वेस्ट है जो कि आगे यूज नहीं होने वाला है तो उसको मे बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल। रूल 217V, वन टाइम बल्क परचेस ऑफ मेडिसिन मे बी अवॉइडेड। इसके लिए वन टाइम मेडिकल परचेस करना नहीं, हर महीने थोड़ी थोड़ी दवाई लाओ, बल्क परचेस को अवॉइड करो। नहीं तो मालूम पड़ा आपने बहुत सारी दवाई लाई और एक्सपायर हो गई तो नहीं चलेगा, थोड़ी थोड़ी लाओ, चलेगा। देन अब ये लैब का आगे जब इशू आया था ना, फ्रेजाइल लैब इक्विपमेंट मेड ऑफ ग्लास, क्ले, प्लास्टिक, पेपर, स्ट्रॉ एक्सेट्रा मे बी डिस्पोज्ड ऑफ एज सुन एज दे बिकम अनयूजेबल। जैसे ही वो अनयूजेबल होते हैं आप उसको डिस्पोज कर दो। ड्यू टू ब्रेकेज बाय कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल, जो भी कंसर्न स्टॉक होल्डर है और प्रिंसिपल है मिलके उसको खत्म करो, निपटाओ। एनी अदर आइटम ऑफ कंज्यूमेबल नेचर एज वेल एज बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर कंज्यूमेबल हेड, जो भी आइटम को आपने कंज्यूमेबल हेड में लिया है एंड नॉट इन द नेचर ऑफ एसेट in accordance to annual account may be disposed as soon as become unusable। अगर वो अकाउंट में उसका नेचर नहीं है एसेट के रूप में तो उसको जितने जल्दी हो सकता, जैसे ही वो अनयूजेबल, अनरिपेयरेबल होता है उसको डिस्पोज ऑफ करो। मे बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल, स्टॉक होल्डर और प्रिंसिपल मिलकर उसको डिस्पोज कर दो। अब वीडिंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, कैसी वीडिंग ऑफ होती है लाइब्रेरी बुक्स? Following addition modification are made in the circular number 7/2018 academic 51 dated 13/2018 issued for weeding out library books। लाइब्रेरी बुक्स को वीडिंग आउट करने के लिए क्या सर्कुलर है वो देख लो। नंबर 1, एडिशन इन कंटिन्यूएशन टू एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉलोइंग इज एडेड। एक मिनट, क्या ऐड किया गया देख लो। The list of such books may be submitted to Deputy Commissioner of concerned regional office for approval of weeding out of the book।
अगर जो भी बुक्स आपके लाइब्रेरी से गायब हो गई है, खराब हो गई है, चोरी चले गई है, किसी ने वापस नहीं की, तो उसका अगर आपने शीट 12 कटाया है तो सबकी एक लिस्ट बना के आपको सबमिट करवानी पड़ेगी डीसी को, एंड डीसी ऑफ कंसर्न आरओ he'll give the approval for weeding out of the books. वो बुक्स को weeding out करने का अप्रूवल डीसी सर देंगे। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ? इन अ पॉइंट नंबर C6, टेक्स्ट बुक्स may be recommended for condemnation after 2 years is modified as wide letter 2021. Textbooks are to be given to the student every year. Therefore, lifespan of the textbook will be 1 year, and textbook should not be taken from the student after expiry of the lifespan. पहले टेक्स्ट बुक का लाइफ स्पैन 2 साल का था। अब 2021 का जो लेटर है 25/12/2000, वो 13 हो गया है वहाँ पे, 25/12/2021 का जो लेटर है उस लेटर के हिसाब से टेक्स्ट बुक का लाइफ स्पैन 1 साल है और 1 साल के बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते। हाउएवर, टेक्स्ट बुक्स में बी कलेक्टेड बैक फॉर ब्रीफ पीरियड ओनली इन केस ऑफ डिले इन अराइवल ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर न्यू सेशन। सिर्फ आप उसको कलेक्ट कर सकते हो उस केस में जिस केस में आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक आने में देरी है। द प्रोविजन फॉर राइटिंग ऑफ लॉस्ट मिसिंग लाइब्रेरी बुक्स विल रिमेन सेम एज डिटेल इन पैरा सी। और लॉस्ट बुक या मिसिंग बुक के लिए वही प्रोसीजर है जो हमने अभी देखी 2018 वाले लेटर के हिसाब से ही। वीडिंग आउट प्रोसीजर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स विच आर डैमेज म्यूटिलेटेड इन एनेक्स्ड हियर विथ। अगर कुछ लाइब्रेरी बुक जो डैमेज हो गई, जिसको कीड़ा लग गया, दीमक लग गई, तो उनके लिए क्या करेंगे? These guidelines are prepared as per provisions of GFR 2017. Any subject matter not contained in these guidelines may be dealt as per provision of current CFR. ये जो भी प्रोविजन बनाई गई थी ये GFR रूल्स के हिसाब से बनाई गई थी। अगर जो नहीं है तो लेटेस्ट GFR रूल जो भी रहेगा वो लागू रहेगा, ये इसका कहना है। This issue with the approval of competent authority. ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है।